प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? ऑप्शन है हमारे पास पायनियर, बंगाली, भारत मिहिर और इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसके तहत जो कार्रवाई की गई थी वो बंगाली जो था, बंगाली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन भारत मिहिर, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी होगा भारत मिहिर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले देखेंगे कि वर्नाकुलर जो एक्ट था उसमें क्या लिखा था। वर्नाकुलर एक्ट इस के तहत साथियों साल जो है 1878 में पारित हुआ था। इसमें यह था कि भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन ने यह पेश किया था, किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इसका एक मकसद था कि स्थानीय प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखना, मतलब जो यहाँ के लोकल भारतीय प्रेस थे उन पर कड़ा नियंत्रण रखना इसका मकसद, इसलिए इसको गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। वर्नाकुलर एक्ट को गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसकी जो मुख्य बात थी क्यों लाया गया था इस एक्ट को दोस्तों, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो पहला है दोस्तों कि इस एक्ट के तहत जो है सरकार वर्नाकुलर प्रेस पर सेंसर लगाने का अधिकार था। सरकार को यह अधिकार था कि वर्नाकुलर जो प्रेस थे उन पर यह सेंसर यानी पाबंदी लगा सकता था। दूसरा था दोस्तों कि इस एक्ट के तहत सरकार को समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार था। अगर इस एक्ट के तहत सरकार को यह जो भी समाचार पत्र था उनकी संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार था, किसके तहत? वर्नाकुलर एक्ट के तहत। और साथ ही सरकार को देशद्रोही जो समाचार जो छप देश के खिलाफ यानी आज़ादी के खिलाफ जो भी समाचार छापते थे उनको वह देशद्रोही सामग्री छापने के जुर्म में जब्त कर लेते थे, पूरे अखबार को, पूरे प्रेस को। यह इस एक्ट के तहत यह नियम था। और साथ ही संपादकों पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माना जाता था। अगर जो संपादक था उस प्रेस का जो संपादक होता था उसको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माना जाता था यदि कोई इस प्रकार के बात छपी होती थी, जिसके तहत उनको जेल और जुर्माना दोनों दिया जाता था। इसके कुछ और मतलब जो यह एक्ट आया दोस्तों, इस एक्ट के कारण कुछ मतलब बवाल भी पैदा हुआ, जैसे कि भारतीय जनता एक बड़े वर्ग में विरोध पैदा किया। जो सारे जनता थे इसमें अंग्रेजों के खिलाफ विरोध पैदा किया और इस एक्ट के अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन किया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो जो इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र था दोस्तों वह संपादित किया गया था ऑप्शन के अनुसार मोतीलाल जो हो जाएंगे नेहरू, यानी ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। अब देखेंगे कि इंडिपेंडेंस नामक जो समाचार पत्रिका था उसकी क्या खासियत थी। तो इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र जो था दोस्तों भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में यह प्रकाशित होता था। कौन सा? इंडिपेंडेंट। जो भारत में प्रकाशित होता था वह था इंडिपेंडेंट, इलाहाबाद से यह प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जिसकी शुरुआत मोतीलाल नेहरू ने 1919 में किया था। 1919 में किया था, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय, उसी साल कहाँ से? इलाहाबाद से हुआ था। लेकिन जो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्रिका कहाँ से? ब्रिटेन से छपती थी। वह द इंडिपेंडेंस लंदन से प्रकाशित होता था दोस्तों। और यह क्या था? ब्रिटिश दैनिक ऑनलाइन अखबार थी। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से आता था लंदन में। और इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और यह अखबार आज भी मिलता है, लेकिन यह ऑफलाइन बंद हो गया, कागज़ पर नहीं आती है। 2016 तक कागज़ पर आती थी, 2016 के बाद यह बंद हो गया, लेकिन यह प्रकाश अभी भी उपलब्ध है ऑनलाइन। कौन सा? इंडिपेंडेंट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ जो समाचार पत्र था उनमें से था दोस्तों यंग इंडिया, मूकनायक, हिंदुस्तान टाइम्स, नव इंडिया और इंडियन ओपिनियन। इस प्रकार से यह समाचार पत्र थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक था? तो जो बाल हत्या था दोस्तों वह किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, बंगाल हो जाएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी में जो बाल हत्या था, भ्रूण हत्या, वह सबसे ज़्यादा था दोस्तों। अब भ्रूण हत्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। बाल हत्या प्रथा जो है यानी कन्या भ्रूण हत्या मेन रूप से बेटियों को मारा जाता था। ब्रिटिश भारत के अवध, उत्तर पश्चिम प्रांतों और पंजाब में है आम थी। इस प्रथा को रोकने के लिए साल 1870 में जो है कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम भी पारित किया गया था। कब? 1970 में कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम को पारित किया गया था। लेकिन 1870 में जो 8वां अधिनियम था, इस अधिनियम को लाया गया था कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम के निवारण अधिनियम को। इस अधिनियम के जरिए जो था गवर्नर जनरल को अपने विवेक से किसी भी प्रांत या जिले में इस कानून को लागू करने का अधिकार था कि कोई भी भ्रूण हत्या नहीं करेगा। यह कौन निर्णय लेता था? तो गवर्नर जनरल उस समय निर्णय लेता था, कहीं भी यह कानून लागू किया जा सकता था। अब इसके कुछ और तथ्य देखेंगे दोस्तों। मध्य युग में जो है समांती राजपूत जो थे नाजायज लड़कियों के साथ जो संबंध बनाते थे, उनसे जो नाजायज संतान पैदा होती थी उनको वो लोग हत्या कर देते थे। यह ज़्यादा मामले में आते थे राजपूत घरानों से। और साथ ही साथ
यह राजपूतों के अलावा बहुत सारे समुदाय के लोग थे, जैसे सिंधी थे, कलौरी, मियाँ, जेठ, बंगाली, नागर, खैतरी। इनके पास भी यह प्रथा बहुत आम थी भ्रूण हत्या को। ये लोग मानते थे कि बच्चे को बलि के रूप में गंगा नदी में फेंक देते थे, तो जो गंगा नदी में फेंक देते थे यह भी उस समय बलि के रूप में तब भ्रूण हत्या ही माना गया था। इस पर उस समय 1870 में रोक लगा दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5वां दोस्तों कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी इनका राइट आंसर होगा। ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो संबंधित है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से है। अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा। यह जो है रेशमी रुमाल आंदोलन, या इसको उर्दू में बोला जाता था तहरीक ए रेशमी रुमाल। तहरीक ए रेशमी रुमाल जो है उर्दू में बोलते थे। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देवबंदी नेताओं द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन का जो मेन मकसद था दोस्तों ब्रिटिश शासक को कमज़ोर करना और भारत को आज़ादी दिलाना था। इस आंदोलन में रेशमी कपड़े पर गुप्त संदेश लिख करके भेजे जाते थे। इस आंदोलन का जो था मेन मकसद था रेशमी कपड़े पर देश की आज़ादी दिलाने के लिए संदेश लिख करके भेजे जाते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न था दोस्तों 6ठा, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस अंग्रेज अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन और कोलकाता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में क्या है? असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो था किन्होंने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन को शुरू किया था। कब से? सितंबर 1920 से 1922 तक। इस आंदोलन को जो था यह था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने को चलाया गया था अहिंसक तरीके से। और दोस्तों इसमें जो था हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग काफ़ी मात्रा में शामिल हुए थे। और साथ में आंदोलन जो है हर वर्ग के से दोस्त लोग जो थे आए थे, जैसे किसान वर्ग, कारीगर वर्ग, छात्र, महिलाएं, व्यापारी, शहरी, सभी लोग इस आंदोलन में कुछ न कुछ हिस्सेदारी दिखाए थे। इनका मेन जो था आंदोलन में ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना था और भारतीय निर्मित सामानों और संस्थाओं को बढ़ावा देना। यानी ब्रिटिश जो बनाते थे सामान उसको बहिष्कार कर देते थे और जो भारतीय लोग बनाते थे उसको और बढ़ावा देते थे, उसको प्रचार और प्रसार करते थे। साथ में जो था शिक्षा का काफ़ी बहिष्कार किया गया था। किसकी शिक्षा? जो अंग्रेजी शिक्षा थी उनको। इस आंदोलन में सरकार द्वारा दिए गए सम्मान और जो उपाधियां थी उस सबको वापस लौटा लिया गया था। इस आंदोलन में शिक्षक, वकील, सिविल, सैन्य सेवाओं जैसे पदों से इस्तीफा दे दिया गया था। जो सरकारी शिक्षक थे, वकील थे, सिविल सेवा लोग थे, सब लोगों को इसको इस्तीफा दे दिए थे असहयोग आंदोलन के जारी रखते हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? विकल्प है दोस्तों, यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक क्लोज सिस्टम होता है, यानी बंद तंत्र होता है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? हॉट स्पॉट मतलब घूमने वाला जगह है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगता है दोस्तों। ऑप्शन में थे सुंदरवन, लद्दाख, थार या पश्चिमी घाट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है पश्चिमी घाट। जो है यह एक जैविक हॉट स्पॉट है। घूमने वाला तो सभी हैं लेकिन जो है जैविक हॉट स्पॉट है, प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न से पहले हम लोग कुछ जैव जो है हॉट स्पॉट के बारे में देखते हैं। साथ ही भारत में कई विविध जो है 4 स्पॉट्स देखे गए हैं, 4 हॉट स्पॉट। पहला हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा जो क्षेत्र है, सुंडालैंड यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक है 4 हॉट स्पॉट हैं। और इंडिया और बर्मा के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ एक पश्चिमी घाट और एक हिमालय है दोस्तों, यानी 4 हॉट स्पॉट भारत में है दोस्तों। अब हॉट स्पॉट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी के देखेंगे। हिमालय जो हॉट स्पॉट है दोस्तों इसमें कई लुप्त प्रजातियां लुप्त हो गई, जैसे एक सींग वाला गेंडा, जंगली एशियाई जल और भैंसा यहाँ अभी भी पाया जाता है, बाकी क्षेत्रों में यह लुप्त हो गया है। पश्चिमी घाट में कई वर्णपाती और वर्षा वन है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां अभी भी इसमें पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सुंडालैंड में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस के अलावा भारत के निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। सुंडालैंड एक हॉटस्पॉट है दोस्तों, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस के अलावा भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 था, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र और हाइड्रोजन चक्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी जल चक्र। जल चक्र जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब थोड़ा सा नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों।
प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? गौतम बुद्ध के द्वारा जो एक संघ बनाया गया था जिसमें स्त्री महिलाओं को भी इसमें प्रवेश दिया गया था, तो कहाँ का दिया गया था? ऑप्शन है वैशाली, राजगिरी, श्रावस्ती, पावापुरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वैशाली के जो था, वैशाली में पहला भिक्षुणी को प्रवेश दिया गया था, यानी महिलाओं को। अब इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा देख, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति कि 5 साल बाद पुरुषों को संघ में शामिल करने के साथ साथ 5 साल बाद महिलाओं को भी भिक्षुणी के रूप में नियुक्त किया था। महाप्रजापतिनी गौतमी, यानी एक सबसे पहली जो लेडीज़ थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, बौद्ध संघ में भिक्षुणी बनने वाली पहला महिला थी। उनका नाम क्या था? गौतमी। यह गौतम बुद्ध की मौसी और पालक माँ थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का जो मौसी थी, मौसी ने इनको पाला था, इनको सबसे पहले भिक्षु बनाया गया था स्त्रियों में। गौतमी ने अपने सीधे जो गौतमी थे वह सीधे गौतम बुद्ध से अनुरोध करके गए और 50 महिलाओं ने आभूषण त्यागे और सिर मुड़वाए थे, यानी इनके बाद 50 और महिलाएं इस संघ में शामिल हो गए। इन्होंने पूरा अपने जो है वस्त्र नहीं दोस्तों, आभूषण को त्याग दिया और सिर भी मुड़वाए थे। वैशाली में इन महिलाओं की मुलाकात आनंद से हुई थी। आनंद ने बुद्ध को सूचित किया था। प्रमुख भिक्षुओं की सभा हुई और भिक्षुणियों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। उसमें से नियम था दोस्तों 8 नियम का इनको पालन करना पड़ता था, जिसको 8 नियम के पालन करने को 8 गरुड़ धम कहते हैं। यह 8 गरुड़ धम आज भी चलता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है गौतमी ने इन नियमों को स्वीकार किया और 50 महिलाओं के साथ संघ में शामिल हुआ था, यानी जो महिला भिक्षु को इस संघ में शामिल किया गया था, गौतमी के साथ 50 और महिलाएं थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरुस्थल क्षेत्र और लद्दाख। तो सर्वाधिक जो दैनिक तापांतरण पाया जाता है वह राइट आंसर होगा, वह होगा सी, मरुस्थल क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र में जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतरण देखा जाता है। प्रश्न संख्या 12 दोस्तों, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि इस दिन जो है क्या होता है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, इसलिए इस दिन को उपसौर की घटना हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों। 13 क्या कहता है? कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? ऑप्शन है दोस्तों पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन सी, जो एल तरंगे है दोस्तों वह सबसे जो होता है विनाशकारी होता है। कौन सा? एल तरंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है दोस्तों? कहता है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? पहला है रेड क्लिफ भारत और चीन, दूसरा है डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, तीसरा है दोस्तों मैगिनॉट रेखा भारत और फ्रांस, डी है दोस्तों हिडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा मैगिनॉट रेखा भारत और जर्मनी। क्या है? यह सही नहीं है दोस्तों, मैगिनॉट जो है भारत जर्मनी के बीच नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। कौन कौन सा होगा? फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सा नहीं है? मैगिनॉट नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक लंबी है? हिमालय, रॉकी, आल्प्स और एंड्रीज। तो इसका लास्ट सबसे जो आंसर है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 का वो है ऑप्शन डी, जो है एंड्रीज जो है सबसे लंबी। क्या है? एंड्रीज सबसे लंबी है, लंबी हिमालय है, लंबी हिमालय है दोस्तों। कौन? एंड्रीज। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है? इसका ऑप्शन जो है दोस्तों 1909 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 1919, यानी ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, ली मिशन, क्रिप्स मिशन, हंटर मिशन। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा या दोस्तों, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 18 कहता है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो यह ऑप्शन है दोस्तों, अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा किया गया था 24 अगस्त 1946 को। यह हुआ था दोस्तों 24 अगस्त 1946, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों। 19 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही चुनना है दोस्तों। पहला कथन है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबोधित राज्य के राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है।
दूसरा है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है प्रभावी रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है सी। ये दोनों जो होता है यह सही है, दोनों उस समय सही होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन जो सी होगा यह राइट होगा। ऑप्शन की राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 20, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि से, राष्ट्रपति के शपथ से। तो जो ऑप्शन अनुच्छेद 54 है दोस्तों वह संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, यानी 54 का 20 का जो होगा 54, यानी ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। 21 कहता है दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन गलत है? गलत को चुनना है। ए में है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन बी है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता, यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। तीसरा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है दोस्तों, यह ऑप्शन गलत है, सी जो है नहीं होगा। डी है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। नहीं है दोस्तों, सच में राज्यपाल के पास नहीं है, यानी इस प्रश्न का जो है यानी नहीं है मतलब सही है, लेकिन ऑप्शन जो सी है दोस्तों ये गलत दिया है, तो हमें गलत वाला ही चुनना था, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्तों, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं, यानी एक जो है दोस्तों ये गलत ही है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के शासन के तय करता है, ये सही है दोस्तों। इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, यह भी गलत है। उपयुक्त में से कौन गलत है? क्वेश्चन पूछ रहा था गलत, तो गलत वाला कौन है? एक गलत है और 3 गलत है, तो 1 और 3 किस में दिया है? ऑप्शन बी में दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? हमारे पास 3 कथन है दोस्तों। पहला है वैधानिक तरलता का अनुपात, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात और तीसरा है खुले बाजार की संक्रिया। इनमें से कौन है आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों है, एक भी है, 2 भी है और 3 भी है, यानी यह भी है, ये भी है और ये भी। तो किस में था? तीनों, ऑप्शन डी में था दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पाद में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और डी है किसानों को प्रशिक्षण देना। तो किसान संपदा का योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वह कौन सा है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRMB अधिनियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर रघुनाथ राजन समिति। ऑप्शन है दोस्तों विजय केलकर समिति, विमल जानान समिति, NK सिंह समिति। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, NK सिंह समिति जो है FRBM अधिनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है, यह सरकार MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, 27 क्या कहता है? सीधाध्यक्ष का संबंध है किस प्रशासनिक विभाग से, भूमि कर विभाग से, धार्मिक विभाग से या व्यवसाय व्यापार विभाग से? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, भूमि कर विभाग से सीधाध्यक्ष का संबंध है। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे दोस्तों, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजाए क्या है? किताब उल रहनुमा में लिखा हुआ है, किताब उल हिंद में है या तुगलकनामा में है या राजतरंगिणी में है? तो कश्मीर के क्षेत्र का जो इतिहास है दोस्तों वह लिखा गया है राजतरंगिणी, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 29 कह रहा था दोस्तों, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की जो शुरुआत है दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, उत्तवी कौन था? एक इतिहासकार, एक सैनिक, प्रसिद्ध शासक, इनमें से कोई नहीं।
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उतबी एक इतिहासकार था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य हमें चुनना है दोस्तों। असत्य है, शेर शाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज की स्थापना दिल्ली पर की, यह भी सही है दोस्तों। दूसरा, शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, यह भी सही है दोस्तों। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में, यह गलत है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है दोस्तों, बिहार में। सासाराम, बिहार के सासाराम में, यानी यह गलत है। शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया जाता था, यह सही है। तो हमारे कौन सा चॉइस करना था? असत्य वाला, यानी ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? अमुक्त माल्यद जो लिखी गई थी दोस्तों, वह लिखा गया था ऑप्शन के अनुसार जो होगा, देखिए आप लोग बताइए। ऑप्शन सी यानी कृष्णदेवरायन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने किया था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक। तो सबसे ज़्यादा शासन जो किया था उनका नाम है बहलोल लोदी, यानी ऑप्शन जो ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड्स साथियों, प्रोटीन और डीएनए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन जो होता है पदार्थ के केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 35 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? तो वह होती है ग्रेना में दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 36 है दोस्तों। 36 देखिए, हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स किसको बोलते हैं दोस्तों? तो वह बोलते हैं वे पौधे जो जलीय लवणों वाली मिट्टी में पाया जाता है, जो जलीय लवणों वाली मिट्टी में पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? हेलोफाइट्स बोलते हैं, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है? ऑप्शन है पीसीआर, CD4, रीपा और एलिसा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों यह है, हमारे पास पीसीआर होता है, पीसीआर होगा और क्या होगा दोस्तों? CD4 भी किया जाएगा, रीपा नहीं होता है, एलिसा होता है, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों। 38 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ए, बी, बी और ओ। इसका राइट आंसर होगा ए बी जो वर्ग है दोस्तों, इसके रुधिर में एंटीबॉडी नहीं होता है दोस्तों। जो एंटीबॉडी होता है किसमें? ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे दोस्तों। 39 क्या कहता है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? डिप्थीरिया, पर्दूसिस, पीलिया या टेटनस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा पर्दूसिस। पर्दूसिस में जो है इसका बी ऑप्शन होगा दोस्तों, बी इज ए राइट आंसर, यानी पीलिया जो है इसमें नहीं आता है, पीलिया जो है इसमें नहीं आता है, बाकी सब आता है। ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वह राइट आंसर हो। प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होंगे? 2 न्यूट्रॉन के, 2 प्रोटॉन के, 2 इलेक्ट्रॉन के या 2 पॉजिटिव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी जो प्रोटॉन होगा उसके बराबर जो होगा हीलियम का द्रव्यमान होगा दोस्तों, किसका? अल्फा कण के बराबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41 दोस्तों, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो। प्रश्न संख्या 42 है दोस्तों, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है या इनमें से कोई। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो है यह जो है कौन सा? सेमीकंडक्टर उपधातु जो है पदार्थों की प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है दोस्तों। 43 कहता है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन है लिथियम, यूरेनियम, ऑक्सीजन, पोलोनियम।
इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, यानी पोलोनियम के जो समस्थानिक होते हैं, पोलोनियम के जो समस्थानिक होते हैं दोस्तों सर्वाधिक होता है। 44 कहता है दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाएंगे, ऑप्शन है पानी, ऑक्सीजन, राख या बर्फ। हाइड्रोजन को जलाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है ग्रेफिन क्या है दोस्तों, कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का संभारिक, कार्बन का समस्थानिक। तो जो ग्रेफिन है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 कहता है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 7 मई को, 12 जून को, 9 मई को या 14 जून को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे साथियों, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, वैष्णव, जैन, शैव या बौद्ध। तो पंचरात्र का संबंध है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैष्णव से, वैष्णव से पंचरात्र का संबंध। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका नाम है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वेंकट रमन राधाकृष्ण, वेंकट रमन राधाकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला। आज का आखिरी प्रश्न है साथियों, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी किस राज्य के रहने वाली है। तो शिवांगी स्वरूप जो थी वो रहने वाली थी बिहार के, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आज हमने ट्यूटोरिया के सेट 3 को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब कल के वीडियो में देखेंगे सेट 4, तब तक के लिए आपको